हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, इनकी इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निक्कू रशीद। आज की क्लास में हम लोग टाइगर सीट 4 का सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। और मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ये सेट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आपको अभी तक में 3 सेट फ्री में मिल चुका था और ये जो चौथा सेट आपको मिला है कि आप जब पैसा पेमेंट किए होंगे तभी आपको ये कोर्स मिला होगा। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप आशा रखिए कि इससे एग्ज़ाम में बाहर कुछ भी नहीं होगा, यानी बुक वाला जितना भी क्वेश्चन है वो आपसे बन जाएगा। यही 5 सेट आपको रिवाइज करना है बार बार, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला ऑब्जेक्टिव है रूपर्ट ब्रूक फॉट डाइड इन द। अब इसका मतलब क्या होता है? रूपर्ट ब्रूक फॉट मतलब लड़े, डाइड मतलब फिर मर गए, ठीक है ना। कब लड़े थे और कब मर गए थे? तो ये जो लड़े थे ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। कब लड़े थे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप देख सकते हैं इसका आंसर भी मिला सकते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? कहता है इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, दिस इज द लाइन फ्रॉम। अब इसका मतलब समझिए। इफ़ आई शुड डाई, इफ़ मतलब होता है यदि, आई मतलब मैं, मतलब मर जाऊं, यदि मैं मर जाऊं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे बारे में सिर्फ सोचना। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? ये जो लाइन लिया गया है ना, तो ये द सोल्जर चैप्टर से लिया गया है। कि कभी कहते हैं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में सोचना। ये जो पढ़ाई धरती है अब ये हमेशा के लिए इंग्लैंड की हो गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देख सकते हैं। कहता है आफ्टर नॉर्मन कॉन्क्विस्ट विच लैंग्वेज बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ पे कोर्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब समझते हैं हम लोग। कहता है आफ्टर मतलब बाद होता है, बाद में। किसके बाद में? नॉर्मन कॉन्क्विस्ट किसको कहा जाता है? जो फ्रांस के लोग थे, फ्रांस के लोग को जो है ना नॉर्मन कॉन्क्विस्ट कहा जाता है। ये जो थे जब नॉर्मन कॉन्क्विस्ट आए इंग्लैंड में तो वो लैंग्वेज हो गए, क्या हो गए वहाँ का? वो लैंग्वेज कहाँ का था? तो ये नॉर्मन कॉन्क्विस्ट कहाँ के थे? तो ये फ्रांस के थे। मैं पहले आंसर ही लिख दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फ्रांस में फ्रेंच बोला जाता था, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। आवर फोरफादर्स डिड नॉट इवेंट मशीनरी बिकॉज। इसका मतलब समझिए। आवर फोरफादर हमारे पूर्वज डिड नॉट इवेंट मतलब था कि डिड नॉट मतलब नहीं, इवेंट मतलब आविष्कार किए मशीनरी यानी मशीनों का। बिकॉज मतलब क्योंकि कि हमारे पूर्वज ने आवर फोरफादर ने मशीनों का आविष्कार नहीं किया क्योंकि वे लोग जानते थे कि हम लोग स्लेव्स हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। दे नो वी वुड बिकम, वे जानते थे कि हम लोग स्लेव्स हो जाएंगे। स्लेव्स मतलब होता है गुलाम, हम लोग गुलाम हो जाएंगे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप इसका आंसर मिला सकते हैं। देखिए आंसर ए बिल्कुल सही जवाब है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? कहता है इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता है। भारतीय सभ्यता क्या है? बेस ऑन बिलीफ इन गॉड। बेस मतलब आधार है, यानी भरोसा करता है किस पे? गॉड पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं इसका आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस, जब हम बोलते हैं फ्रीडम यानी प्रेस की आज़ादी को लेकर के, वी यूजुअली
हम लोग अक्सर मीन फ्रीडम का मतलब समझते हैं डायरेक्शन, जो दिशा दिया जाता है, मतलब ये प्रेस को जो दिशा दिया जाता है किन के द्वारा दिया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, यानी सरकार के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप इसको आंसर देख सकते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। कहता क्लोज बॉटम फ्रेंड, नहीं बॉटम फ्रेंड होगा यहाँ पे, क्लोज बॉटम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन। क्लोज बॉटम फ्रेंड जब भी आए, मैच्योरिंग सन की बात आए, ये कहाँ से लाइन, दिस इज लाइन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, ये जो लाइन लिया गया है आपका ऑड टू ऑटम से लिया गया है। ये चैप्टर, ये लाइन ऑड टू ऑटम से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड रेंजेस बिटवीन, मतलब ओल्ड इंग्लिश का समय कब से कब तक है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड, पीरियड मतलब होता है समय अवधि, कब से कब तक है। तो ओल्ड इंग्लिश का समय जो है ना 449 से लेकर के 1066 तक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यदि मिडिल इंग्लिश का आपको पूछे तो आपका हो जाएगा 1166 से लेकर के 1500 तक, ठीक है। अब मॉडर्न इंग्लिश का समय जो है 1500 से अब तक, 1500 से अब तक। तो इसका आंसर, ये जो ओल्ड इंग्लिश का समय है 449 से 1066, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। केकीएन दारूवाला वॉज, केकीएन दारूवाला थे एक, वॉज मतलब थे, मतलब एक। केकीएन दारूवाला क्या थे, ज़ोरास्ट्रियन थे, ज़ोरास्ट्रियन थे, जिसको कि पारसी भी बोला जाता है, धर्म से पारसी थे। क्लियर ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है, कहता आर्म्स एंड द मेन, आर्म्स एंड द मेन इज रिटेन बाय, आर्म्स एंड द मेन इज रिटेन बाय, इसको किसने लिखा है, तो इसके लेखक का नाम है जीबी शॉ, जीबी शॉ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप देख सकते हैं आंसर बी बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 11 को देख सकते हैं। कहता है एटम ऑफ ब्लड इज सेम, अब एटम ऑफ ब्लड इज सेम इज एवरी ह्यूमन बीइंग, दिस लाइन इज फ्रॉम, ये जो लाइन लिया गया है कहाँ से लिया गया, इसका मतलब सबसे पहले समझिएगा। एटम, एटम मतलब होता है कण, ब्लड मतलब होता है रक्त, मतलब रक्त का जो कण है सेम है सभी का, मतलब सभी ह्यूमन यानी मनुष्य का। ये लाइन किस चैप्टर में ऐसा बात किया गया है, तो ये जो बात किया गया है द सोल्जर में बात किया गया है। नो 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 नो, द सोल्जर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये जो बात किया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में बात किया गया है कि प्रत्येक मनुष्य का जो रक्त बना हुआ है एक ही कण का बना हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं इसका जवाब ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। कहता है लोम्बो इज अ मैन ऑफ, लोम्बो जो मैन है यानी आदमी है वो कैसा है भाई, तो नर्वस टेम्परामेंट का है, नर्वस टेम्परामेंट। नर्वस टेम्परामेंट का मतलब क्या होता है कि घबराहट वाला स्वभाव का, मतलब घबरा जाता है किसी भी चीज़ को लेकर के। तो इसका आंसर हो जाएगा लोम्बो जो है नर्वस टेम्परामेंट का लोग है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 13 को आप देख सकते हैं। कहता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज नो एज, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नो मतलब जाना जाता है एज, जैसे किस रूप में जाना जाता है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जाना जाता है ब्लैक गांधी के रूप में, ब्लैक गांधी के रूप में। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ब्लैक गांधी के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। कहता है द टीचर हु काउट सेबी प्लेइंग विथ गॉड्स, कहता है द टीचर, टीचर शिक्षक, जो हु मतलब हो जाएगा जो, काउट मतलब पकड़े, जो पकड़े, किसको पकड़े थे, सेबी को। अब प्लेइंग करता, प्लेइंग कर रहा था मतलब उसके साथ पॉलिशिंग कर रहा था गॉड के साथ, गॉड्स यानी कद्दू के साथ, गॉड्स मतलब कद्दू, कद्दू के साथ पॉलिशिंग कर रहा था। तो उसका आंसर हो जाएगा पुनिश्ड हिम, वो इसके साथ क्या कर रहा था, पुनिश्ड कर रहा था यानी पॉलिश कर रहा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख सकते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 15 को देख सकते हैं। द शिगानोया बिलोंग्स टू, शिगानोया कहाँ से बिलोंग्स करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा
शिगानोया कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, जापान, फ्रांस। तो शिगानोया बिलोंग्स करते हैं जापान से। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 16 को देख सकते हैं। कहता है एट द एज ऑफ 21, एट द एज ऑफ 21 मतलब 21 वर्ष की उम्र में हिज फादर हैंडेड, हैंडेड मतलब उसके हाथों में दिया, हिम उसे दिया, उसके पिता ने क्या दिया था? तो भाई एक पासबुक दिया था, मतलब बेंजी के पिता ने उसको है ना पासबुक दिया था। अब पासबुक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 17 को आप देख सकते हैं। कहता ओल्ड इंग्लिश हैड 4 डायलेक्ट्स whereas मिडल इंग्लिश हैड डैश। अब यहाँ पे समझिएगा, ओल्ड इंग्लिश यानी पुराने इंग्लिश का हैड मतलब था, 4 डायलेक्ट्स मतलब 4 उपभाषा, 4 उपभाषा था। वेरेज मतलब होता है जबकि मिडिल इंग्लिश का मतलब हैड कितना था डायलेक्ट्स भाई? तो 5 डायलेक्ट्स था। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 18 18 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 18 को आप देख सकते हैं। कहता सेबीज हॉबीज वॉज, सेबी का हॉबी था मतलब क्या, मतलब उनको अच्छा लगता था। तो सेबी को जो है ना कलेक्टिंग गॉड यानी कद्दुओं को इकट्ठा करना अच्छा लगता था। कलेक्टिंग गॉड, इसका आंसर हो जाएगा कलेक्टिंग गॉड। आप इसका आंसर मिला सकते हैं। देखिए आंसर ए बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे है। कहता है पायर्स द प्लॉमैन इज रिटेन बाय, पायर्स द प्लॉमैन इज रिटेन बाय, इसको किसने लिखा? रिटेन मतलब लिखा है, बाय मतलब के द्वारा। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो लिखा गया है ना लैंगलैंड के द्वारा लिखा गया है। पायर्स द प्लॉमैन लैंगलैंड के द्वारा लिखा गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे है। कहता है बर्ट्रैंड रसल, बर्ट्रैंड रसल वॉज अ, बर्ट्रैंड रसल थे एक, क्या थे? फिलोसफर थे, मैथमेटिशियन थे, अ हिस्टोरियन थे। भाई ये थे फिलोसफर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, हिस्टोरियन भी थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है ना। देखिए मैं आंसर बताता हूँ, सभी पढ़ के नहीं बताता हूँ सभी को, ताकि इससे क्या होगा कि आपका जो है ना टाइम बच जाएगा। और क्वेश्चन आप 20 कर चुके हैं और 30 क्वेश्चन आपको करना है, और इसके बाद आपका जो है ना ये सेट ख़त्म हो जाएगा। और ख़त्म होने के बाद उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम का तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। इतना अच्छा हो जाएगा कि आप किताब से पूछे जाने वाले सभी ऑब्जेक्टिव को सही तरीके से बना पाएंगे। अगर इससे बाहर तो मेरी जान कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा लेक्चर ना देते हुए। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है? H.E. Betts बिलोंग्स टू, H.E. Betts कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो H.E. Betts इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे है। कहता है इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, मतलब इंडिया जो था ये किसके बैकग्राउंड को दिखाता है? तो पर्लस बैक के लाइफ को, पर्लस बक के लाइफ को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। W.H. Auden won पुलिट्जर प्राइज, W.H. Auden won पुलिट्जर प्राइज। W.H. Auden जो है पुलिट्जर प्राइज जीते थे फॉर मतलब के लिए। तो किसके लिए जीते थे? तो जीते थे द एज ऑफ एंजाइटी इन 1948, मतलब द एज ऑफ एंजाइटी के लिए W.H. Auden को पुलिट्जर प्राइज मिला था 1948 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। कहता है विच सीजन इज कॉल्ड द सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। अब इसका मतलब समझिएगा। विच सीजन, किस मौसम को, किस मौसम को कॉल्ड इज कॉल्ड कहा जाता है, कहा जाता है द सीजन यानी मौसम, मिस्ट, मिस्ट मतलब होता है कुहासों का यानी धुंध का, कुहासों, हम कुहासों लिखेंगे यहाँ पे, कुहासों का मौसम। एंड और मेलो फ्रूटफुलनेस मतलब फलों को पकाने को लेकर के गुदेदार बनाने वाला मौसम किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है मेरे भाई ऑटम को।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑडम। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। मैकेविटी इज फुल ऑफ, मैकेविटी है, फुल मतलब भरा हुआ, किस चीज़ से भरा हुआ है? डैसिटफुलनेस, डैसिटफुलनेस मतलब होता है छल से, ये छल से भरा हुआ है, धोखाधड़ी से भरा हुआ है। मैकेविटी सभी को धोखा देता है, क्योंकि जब आप इसको देखने जाएंगे ना, जब मैं चैप्टर आपको पढ़ाया था, मैकेविटी के बारे में बताया था, तो मैकेविटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि मैकेविटी को आप कैसे देख सकते हैं कि जब आप इसको देखने जाएंगे ना कि किचन में ये मौजूद होंगी तो ये नहीं होंगी। अगर आप इसको बेसमेंट में देखने जाएंगे ना कि ये बेसमेंट में मौजूद होगी तो नहीं होंगी। तो होंगी कहाँ मेरे भाई? आप जब देखेंगे कि ये किचन में, तो ये हवा में तैर रही होंगी, ठीक है ना। जब आप सोच रहे होंगे ना कि ये सो गई है, तो ऐसा नहीं है मेरी जान, ये अर्ध निंद्रा में रहती है, मतलब आधा आंख इसका जो है ना खुला हुआ रहता है कि ये आपको देखती है कि ये कहाँ किस सामान को रख रहा है, फिर उसके बाद मैं इस पर जो है ना प्रहार करूँगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये छल से भरी हुई है, डेसिटफुलनेस से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 26 को आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? बर्निंग घाट इज लोकेटेड, बर्निंग घाट है, लोकेटेड मतलब अवस्थित, अवस्थित कहाँ अवस्थित है भाई? ऑन द बैंक ऑफ रिवर, मतलब ऑन बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर का मतलब होता है नदी के किनारे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 27 को आप देख सकते हैं। कहता है इन स्नेक लॉरेंस डिनोसेस द आर्टिफिशियलिटीज ऑफ डैश लाइफ। अब इसका मतलब पहले समझिएगा, इसका मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 27 का मतलब होता है, कहता है इन स्नेक वाले चैप्टर में जो D.H. लॉरेंस ने लिखा है, डिनोसेस मतलब होता है निंदा करते हैं, मतलब निंदा, शिकायत करते हैं। किसकी शिकायत करते हैं? आर्टिफिशियलिटीज़ लाइफ की, मतलब दिखावे का जो ज़िंदगी है ना, वो कौन सा दिखावे का ज़िंदगी है? तो मॉडर्न लाइफ, अभी का जो ज़िंदगी है सिर्फ दिखावे का ज़िंदगी है। किस प्रकार का? कि जैसे आप देख लो कि आप यदि अभी मोबाइल चला रहे हो ना आज के ज़माने में, तो मोबाइल ले लियो और ऐसे करके लगा लियो, तो काम का चीज़ करने का कि कुछ काम का करें ताकि मेरा दिमाग व्यवस्थित रहे, तो क्या करेगा आज का बच्चा कि मोबाइल ले लेगा और उसमें शॉर्ट्स वीडियो लगा लेगा और स्क्रॉल करते जा रहा, वहाँ देख लिया कि ऐसा ड्रेस है, ये पहनूंगा तो ये होगा, ये पहनूंगा तो ये होगा, ये पहनूंगा तो ये होगा। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। जो एक्चुअल में ज़िंदगी का मज़ा है वो वास्तविकता में है, अपने फैमिली के साथ रहने में है, अपने परिवार के साथ रहने में, इसमें है। तो उसमें कोशिश करना चाहिए और अपने रियल काम में है, जो वास्तविक आपका लक्ष्य है उसको करेंगे ना तो एक अलग मज़ा होगा। तो ये मॉडर्न ज़िंदगी की तरफ, दिखावे वाली ज़िंदगी की तरफ से उसको निंदा है। किसको? कवि को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉडर्न लाइफ। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 28 को देख सकते हैं। कहता अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर हैज़ बीन सेड। इसको किसने कहा था? ये सुंदरता हमेशा के लिए नहीं रहने वाली, इसको जो कहा था, तो इसको कहने वाला व्यक्ति का नाम है भाई वॉल्टर डिलामेयर, वॉल्टर डिलामेयर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप देख सकते हो ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे है। कहता प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, म्यूजिक, जेस्चर आर, मतलब ये समझिए कि प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, म्यूजिक, जेस्चर ये क्या है? तो ये है ना भाई मेरे भाई, ये ड्रामेटिक एलिमेंट्स है। ड्रामेटिक, जब मैं ड्रामा के बारे में आपको पढ़ाया था कि डायलॉग क्या होता है, म्यूज़िक क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, जेस्चर क्या होता है, सभी के बारे में मैं विस्तार से बताया हूँ। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है कि एग्ज़ाम को लेकर के। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का सी। तो 29 का सी। तो ये सभी क्या है? ड्रामेटिक एलिमेंट्स है। और याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स को लेकर के भी पूछा जाता है। इसको याद कर लीजिएगा पूरा बढ़िया से थोड़ा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे है। कमला दास हु जो वॉज शॉर्ट लिस्टेड मतलब चुना गया
फॉर नोबेल प्राइज को लेकर के 1984 में रोट बोथ, उन्होंने लिखा था, क्या लिखा था भाई, इंग्लिश एंड मलयालम में लिखा था कमला दास ने, ठीक है ना, याद रखिएगा, इंग्लिश एंड मलयालम को लेकर के इसको मतलब इनको जो है ना नोबेल प्राइज दिया गया 1984 में, इनको चुना गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 31 को आप देख सकते हैं। नॉर्मन बिलोंग्स टू, नॉर्मन कहाँ से बिलोंग करते थे, तो नॉर्मन जो है ना फ्रांस से बिलोंग करते थे, फ्रांस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन एफ, नहीं यार, ऑप्शन डी होगा, इसका ऑप्शन डी होगा, देख सकते हैं डी बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 32 को देख सकते हैं। क्या इसका 32 का मतलब समझ, सबसे पहले देखिएगा क्या है, ये लिखा हुआ है वॉल सोइंका, सही से समझिएगा, वॉल सोइंका इज है, वॉल सोइंका क्या है भाई, इसको मतलब तो इसका आंसर हो जाएगा नाइगेरियन पोएट है, ये नाइगेरियन पोएट है, वॉल सोइंका, ये नाइगेरियन पोएट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप देख सकते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 33 को देख सकते हैं, कहता है आई पिक्ड अप अ क्लस्मी लॉग, मैंने क्लस्मी लॉग यानी डंडे को, एक छड़ी को लिया, एंड थ्रू फेंका एट द स्नेक, यहाँ पे वाटर थ्रू नहीं होगा, स्नेक हो जाएगा, स्नेक पे फेंका, ये कहाँ से लाइन लिया गया, तो ये चैप्टर स्नेक से लिया गया, ये लाइन स्नेक से लिया गया, लेकिन यहाँ आंसर गलत होगा, ये मैकेविटी डाल दिया गया, इसका आंसर गलत होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे है, कहता है व्हाट इज रूप ठोका ऑफ बांग्लादेश, रूफ टोका जो है बांग्लादेश की क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा अ काइंड ऑफ फेरी टेल, इसका मतलब होता है कि एक प्रकार की परी की कथा, एक प्रकार की परी की कथा, मतलब एक ये जो है ना रूप ठोका जो है एक प्रकार की परी की कथा है, जैसे कि हम लोगों के यहाँ है ना बच्चों को मम्मी जो सुनाती है, जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो उसको मतलब गीत सुनाती है, संगीत सुनाती है, सुना करके उनको चुप करती है, ठीक है ना। तो वह नानी दादी का कहानी होता है, फेमस कहानी होता है ना, तो हम लोगों को डराने के लिए जैसे है ना मेरी मम्मी सब बोला करती थी, क्या बोला करती थी, मतलब अभी भी बोलती है छोटे बच्चे को कि सो जा बेटा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा, नहीं तो कुत्ता आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगा, ऐसे करके डराया करती थी। जबकि ऐसा जो है ना बांग्लादेश में क्या है कि बांग्लादेश में है ना एक मतलब ये कहानी है अ काइंड ऑफ फेरी टेल्स, एक प्रकार की परी का कहानी है जो बच्चों को सुनाया जाता है ताकि उसको जो है ना सही तरीके से सुनाया जा सके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 35 को आप देख सकते हैं, कहता है परलस बर्क विजिटेड टू इंडिया, परलस बर्क जो है विजिटेड मतलब यहाँ जो विजिट किया इंडिया, यहाँ जो आई, सी मतलब देखने के लिए, क्या देखने के लिए आई थी परलस बर्क, तो भाई वो जो देखने के लिए आई थी ना, तो इसका आंसर हो जाएगा द यंग इंटेलेक्चुअल्स इन द सिटीज एंड पेजेंट्स इन विलेज। इसका मतलब समझिएगा, यंग इंटेलेक्चुअल्स मतलब होता है युवा बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल्स मतलब हो जाएगा बुद्धिजीवी, यंग मतलब युवा, इन सिटीज जो शहरों में रहते थे, एंड पेजेंट्स मतलब किसान जो रहते थे कहाँ, विलेज में, गांव में, उन्हीं को देखने के लिए जो है ना परलस बर्क आई थी इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं, कहता है विच टाइप ऑफ लवर नेवर पार्ट अवे, मतलब विच टाइप ऑफ लवर, किस प्रकार के प्रेमी, नेवर पार्ट अवे कभी जुदा नहीं होते, तो मतलब कहा जाता है कि ट्रू लवर यानी ट्रू लवर सच्चे प्रेमी कभी जुदा नहीं होते। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सच्चे प्रेमी कभी जुदा नहीं होते, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पे है, कहता है लेडी इन एन एपिटाफ बिलोंग्स टू, लेडी कहाँ से बिलोंग्स करती हैं, तो वेस्ट कंट्री से, कहाँ से बिलोंग करती हैं, वेस्ट कंट्री से मतलब पश्चिमी देश से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 38 को आप देख सकते हैं, कहता है ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग एंड समर इन कोलकाता वर रिटेन बाय, मतलब यहाँ समझिएगा ओनली सेंट नो हाउ टू सिंग, सिर्फ साधु जानते हैं, नोज मतलब जानते हैं, सेंट मतलब
सिर्फ साधु जानते हैं हाउ टू सिंग, कैसे गाया जाता है। एंड और समर इन कोलकाता मतलब गर्मी कोलकाता में, यानी कोलकाता में गर्मी। ये जो है किसने लिखा था, इसके लेखक का नाम है कमला दास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप देख सकते हो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। कहता द फिरोज वर द रूलर्स, फिरोज जो थे कहाँ के रूलर्स थे। रूलर्स मतलब होता है शासक। कहाँ के शासक थे भाई, तो ये इजिप्ट के शासक थे, इजिप्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप इसका मिला सकते हैं आंसर, आंसर इज सी, बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, कहता है इन एंशिएंट टाइम, पुराने समय में। एंशिएंट टाइम मतलब प्राचीन समय में, प्राचीन समय में हु मतलब हो जाए जो थे, वेरी मतलब बहुत, रेयर स्पीसीज, रेयर स्पीसीज का मतलब हो जाएगा मेरे भाई दुर्लभ प्रजाति, दुर्लभ प्रजाति, प्रजाति। तो दुर्लभ प्रजाति का मतलब क्या होता है कि जो है ना बहुत मुश्किल से मिलता था। तो भाई वो थे होमोसेपियंस, होमोसेपियंस यानी मनुष्य जो है ना पहले बहुत मुश्किल से मिला करते थे। अब भी हम भारत की जनसंख्या 146 करोड़ हो गई है। इतने आदमी हैं कि मत पूछो, कि आदमी आदमी को मारने के लिए तैयार है यार, ठीक है। और फिर भी जो है ना जनसंख्या कंट्रोल नहीं हो रहा है। लेकिन पहले जो ना लोग मिला नहीं करते थे, ठीक है ना। अगर कोई मर जाया करते तो बड़ा शोक होता था, अभी मर जाते हैं तो लोग भूल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 41 को देख सकते हैं। हॉपिंग, हॉपिंग मतलब आशा है, सीज मतलब रुक, सीज नॉट नहीं रुकने की, आशा है मुझे नहीं रुकने की, टिल डेथ जब तक मर नहीं जाए, टिल डेथ मतलब जब तक मर नहीं जाए। इस फ्रॉम ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो ये लाइन जो लिया गया है तो ये लाइन होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। क्योंकि कभी कहते हैं मैं अभी 37 वर्ष का हूँ और बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मुझे आशा है कि जब तक मैं जो हूँ जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक इसी स्वास्थ्य के साथ बना रहूँगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पे है। कहता है वॉल्टर डिलामेयर बिलोंग्ड टू द, वॉल्टर डिलामेयर बिलोंग्ड किस सेंचुरी से करते हैं, 20th सेंचुरी से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 43 को देख सकते हैं। कहता हु वर टुगेदर कॉल्ड द एंग्लो सेक्शन द एंगल्स सेक्शन एंड डैश। इस क्वेश्चन का मतलब पहले समझिए। हु वर टुगेदर, जो, हु मतलब हो जाएगा जो, वर मतलब थे, टुगेदर मतलब साथ, जो थे साथ, कॉल्ड मतलब उसे कहा जाता था, जो साथ में थे उसे कहा जाता था। क्या कहा जाता था, एंग्लो सेक्शंस। तो कौन कौन साथ में थे, पहला तो एंगल्स था, दूसरा सेक्शंस था, तो तीसरा क्या था, डैश था, तो तीसरा जियूट था। तो ये तीनों को मिला करके जियूट, सेक्शंस, एंगल्स, इन तीनों को मिला करके कहा जाता था एंग्लो सेक्शंस। क्या कहा जाता था, एंग्लो सेक्शंस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे है। कहता है जॉन डन थिंग्स दैट इज सर्टन। कहता है जॉन डन, थिंग्स मतलब सोचते हैं, दैट मतलब कि सर्टन मतलब निश्चित है, निश्चित है, सर्टन मतलब निश्चित है। क्या निश्चित है, डेथ यानी मृत्यु। यानी महबूबा को जब समझाते हैं ना कि मैं जा रहा हूँ तुम रोना मत, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि मृत्यु निश्चित है, अगर मृत्यु को तो एक दिन आना ही है ना मेरी जान, तो और मतलब आज ही आ जाने दो। नहीं भाई ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था, इसको मत समझ लीजिएगा। तो इस, लेकिन ये आंसर सही है, उस पर मैं नहीं हंस रहा हूँ, मैं बात पे हंस रहा हूँ कि कभी ऐसे नहीं बोले थे कि आज ही मर जाने दो, ठीक है। तो हाँ ये मतलब मेरे को मूवी का एक डायलॉग याद आ गया था कि मतलब हाँ डर मूवी था, सर SRK जी थे और सनी देओल जी थे, दोनों में बात हो रही थी। तो सर बोलते हैं कि अगर कोई एक बात है जो मेरी ज़बान पे आ जाए ना तो क़यामत आ जाएंगी। तो उसी में सनी देओल बोलते हैं, सनी देओल बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि क़यामत को तो एक दिन आना ही है, आज ही आ जाने दो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पे है। कहता वन डे, एक दिन, सेबी वॉज काउट रेड हैंडेड, मतलब बाय। इसका मतलब समझिएगा, वन डे मतलब होता है एक दिन, सेबी
वॉज कॉटेड मतलब कॉटेड मतलब पकड़े गए थे, किस रंगे हाथों, रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथों पकड़े गए थे, किस टीचर के द्वारा, एथिस्ट टीचर के द्वारा, एथिस्ट टीचर के द्वारा सेबी पकड़े गए थे जब वो है ना गॉड यानी कद्दू को क्या कर रहा था, पॉलिश कर रहा था, ले 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 पॉलिश कर ले। इसका आंसर हो जाएगा भाई, चलिए ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पे है। थोड़ा सा हंसी आ गया यार, ठीक है, इसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, छोड़िएगा, ठीक है, ज़्यादा इसको दिमाग पे नहीं लेना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है, कहता है इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड, इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड। इसका मतलब क्या था, कोई भी सभ्यता नहीं है जिन्होंने जो मनुष्य को बहुत कुछ दिया है। तो क्या दिया, परफेक्शन, इसका हो जाएगा परफेक्शन, उपलब्धि। कोई भी सभ्यता आज तक ऐसी पैदा नहीं हुई है जो मनुष्य को बहुत अच्छी उपलब्धि दे सकी हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पे है, कहता है वेन अ बेबी बॉर्न, वेन अ बेबी बॉर्न इट इज एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर। इसका मतलब समझिएगा, वैन मतलब जब, अ बेबी एक बच्चा जन्म लेता है, एक बच्चा जन्म लेता है, वो अवसर होता है जॉय मतलब खुशी का। ये खुशी का मतलब माहौल होता है। ये जो खुशी का माहौल होता है किसके लिए होता है, मदर के लिए, नेबर के लिए, फादर के लिए, होल फैमिली के लिए। भाई अपने ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या होता है कि जब एक बच्चे जन्म होते हैं ना, तो मतलब कि सभी पूरे फैमिली में खुशी होती है, कि पूरे फैमिली में चाहे लड़का जन्म ले या लड़की जन्म ले, तो उसमें है ना, उसके कारण पूरे फैमिली में खुशी आती है। कोई बोलता है मैं मामा बन गया, कोई चाचा बन गया, कोई भाई बन गया, कोई भतीजा बन गया, तो कोई फूफा बन गया। तो ऐसा करके ना, इस कारण से ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या होता है कि बहुत खुशी होती है इन चीज़ों को लेकर के, इसलिए होल फैमिली के लिए खुशी होता है, जॉय होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप देख सकते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं, कहता है रूपर्ट ब्रूक एक्सप्रेसेस हीज लव फॉर। रूपर्ट ब्रूक एक्सप्रेसेस मतलब व्यक्त करते हैं, हीज लव अपना प्यार, फॉर हीज अपने किसके लिए, तो अपनी बिलव्ड के लिए, अपनी फ्रेंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी कंट्री के लिए। तो रूपर्ट ब्रूक अपना प्यार जो व्यक्त करते हैं अपनी कंट्री के लिए करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं, कहता है द पोएट्स रिसीव, कवि ने प्राप्त किया, रिसीव्ड मतलब प्राप्त किया, गॉट या प्राप्त किया, डैश फॉर ग्रैंड मदर अपनी दादी माँ के यहाँ से। ग्रैंड मतलब मदर मतलब हो जाएगा दादी माँ के यहाँ से। दादी माँ के यहाँ से कवित्री ने क्या प्राप्त किया, तो लव प्राप्त किया, प्यार प्राप्त किया। कहता है जो मोहब्बत अपनी माँ दादी माँ से मिलता है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पे है और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। कहता है स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कम टू बी नो एज। स्टैंडर्ड इंग्लिश को जो है ये जाना जाता है कहाँ से आने को लेकर के, कब से, किस चीज़ को लेकर के आने, तो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, जब से इसको प्रोनाउंसिएशन मिला है ना, तब से इसकी खूबसूरती बहुत अच्छी हो गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देख सकते हो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। यहीं पे आपका वीडियो ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को चौथा सेट भी बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो हमारी अच्छी लगी हो ना, तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए मैं लाइक सब्सक्राइब के लिए ज़्यादा नहीं बोलता हूँ आप लोगों को। यदि वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक करिएगा, तभी सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा, ठीक है ना। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब।